हम लोग जहां से थे कल थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आगे शुरू करते हैं। हम 1858 और 1861 दो एक्ट पे बात कर रहे थे। 1858 के एक्ट में 4-5 महत्वपूर्ण चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? पहली बात क्या था? पावर गॉन टू क्राउन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ग्राउंड पास लगा। अब कौन करता था एक्सरसाइज? कौन करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी यह एक्सक्लूसिवली किसकी बनी थी? इंग्लिश पीपल। नॉमिनी किसके थे? कुछ नॉमिनी क्राउन के थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैसे शासन चलाता था? वाया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को असिस्ट कौन करता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिस्टम का स्वरूप क्या था? क्राइटेरिया था हाईली यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज्ड। जहां भी लगे आपको दिक्कत आ रही जरूर आप मुझे स्टॉप कीजिएगा। सेकंड एक्ट था 1861 एक्ट। इसमें क्या खास बात थी? ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का आरंभ किया। फर्स्ट टाइम इंडियन को एसोसिएट किया गया विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। गवर्नर जनरल की काउंसिल को इनलार्ज किया गया, एडिशनल मेंबर ऐड किए गए जिसमें नॉन ऑफिशियल थे, और इंक्रीज हुई लेजिस्लेटिव पावर्स। जो लॉ फ्रेम करने की पावर काउंसिल को, एलिसिव काउंसिल को इसको दी गई। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था इसको एम्पावर किया गया टू फ्रेम लॉज। लेकिन जो भी बिल पास होता था गवर्नर जनरल का एसेंट रिक्वायर्ड था। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर था। गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। द गवर्नर जनरल हैज ए लॉट ओवरराइडिंग पावर्स। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? पीपुल को एसोसिएट किया गया। इसमें किया गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अब सवाल आप स्ट्रक्चर करिए कि 1861 के एक्ट का क्या खास है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का फाउंडेशन रखा गया। इसका डिफेक्ट क्या था? अनलिमिटेड पावर टू द गवर्नर जनरल। Non-official members has no right in Governor General's Council. जो नॉन ऑफिशियल्स हुआ करते थे they do not represent the Indians. किसको करते थे? वो जो ब्रिटिश सपोर्टर थे, जमींदार वगैरह सारे थे। नेक्स्ट इज 1892 एक्ट। हम लोग 1892 एक्ट पर थे जिस समय हम लोगों का क्लास वर्क किया था। 1892 एक्ट में क्या किया? इंक्रीज द मेंबर इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। पार्शियली इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन रखा गया। अब इसका डिफेक्ट क्या क्या था? जो इनका इलेक्शन सिस्टम था वो फॉल्टी था। रिप्रेजेंटेशन पीपुल को नहीं दिया गया था, उनके चमचों को मिलता था। सर्टेन क्लासेस ओवर रिप्रेजेंटेड। वकील थे, पत्रकार थे, बहुत ओवर रिप्रेजेंटेड है। और जो लेजिस्लेटिव राइट था उसमें क्या था? नो राइट वाज क्वेश्चन और बजट। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो बहुत छोटी मात्रा में थे। लेकिन इस एक्ट के साथ खास बात क्या था? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था
जब इंट्रोड्यूस किया गया रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, तो इसके बाद जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म आता है उसमें क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट आता है कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। साइज ऑफ काउंसिल एनलार्ज की गई बाय इंक्लूडिंग इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। दिस इलेक्टेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ, ऑफिशियल मेजॉरिटी चली गई। जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एट द सेंटर, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रही। जो डिलिबरेटिव फंक्शंस रहे ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थे, इसको इंक्रीज किया गया बाय दिस एक्ट। उनको अपॉर्चुनिटी दी गई को इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? बाय मूविंग रेजोल्यूशंस ऑन द बजट और एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन ये अपवाद थे। से मतलब क्या? अपवाद, एक्सेप्शन। लेकिन सर्टेन अपवाद भी थे जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट थे। इसमें आर्म फोर्सेस है, फॉरेन अफेयर्स है, इंडियन स्टेट्स है, इस पर नहीं कर सकते थे। और मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। हम उसको हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब 1909 एक्ट को हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सवाल यहां से बनने की संभावना है। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों शब्द पूरा आना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में उन्होंने चेंजेस किए वो ज्यादा एडवांस थे, और जो काउंसिल की साइज ऐसी बढ़ाई गई कि इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की ऑफिशियल मेजॉरिटी चली गई। ये कहानी किसकी है? ये प्रोविंशियल की है। सेंटर में ये किया गया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू। Just try to understand the differentiation with these two. प्रोविंस में क्या किया गया, सेंटर में क्या किया गया? तो प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाई गई, लेकिन सेंटर में नहीं बनाई गई। इट्स क्लियर? अब यहां पे जो हमने पहले बात की फिर रिपीट कर पूरी है कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सर्टेन रिलैक्सेशन दिया गया कि बजट पर और एनी पब्लिक इंटरेस्ट पर। जानबूझ के हम लोग कई बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग पे जाकर रुक जाए। बजट पे और पब्लिक इंटरेस्ट पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन सब्जेक्ट्स पे नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरेस्ट और बजट पे कर सकते हैं, लेकिन उस पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो आर्म फोर्सेस है, फॉरेन अफेयर्स है, इंडियन स्टेट्स है, इस पर आप नहीं कर सकते। मुस्लिम को फर्स्ट टाइम दिया गया। नाउ कम ऑन 1919 एक्ट। एक सब्सटेंटिव चेंज आता है जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही पास ब्रेकिंग चेंज आता है। क्यों आता है कि 1909 का एक्ट 1909 दोनों सेटिस्फाई करने में असफल रहे। तो जो नेशनलिस्ट के एस्पिरेशंस थे, उस एस्पिरेशंस को फिल करने में असफल रहे। किसी भी तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत करिए। इसका कोई ये नहीं था 1919 का कि टू इंट्रोड्यूस ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो सारा का सारा डिसीजन है किसके पास था? इररिस्पांसिबल एग्जीक्यूटिव के पास। डायरार्की इंट्रोड्यूस हुई, द्वैध शासन।
शायद हमको लोग कल यहाँ पर थे, हम लोग का क्लास का लिंक चला गया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ये सब प्रीलिम्स में ऐड करें कहीं कहीं अगर सवाल पूछेंगे। आप इसमें प्रोविंस भी लिख देंगे और सेंटर भी लिख देंगे। एक ऑप्शन में प्रोविंस लिख देंगे और एक में सेंटर भी लिख देंगे। There was an attempt to introduce responsible government in the province. There was an attempt to introduce responsible government in the center. There was an attempt to introduce responsible government in the province center. There was an attempt to introduce the responsible government in the central and province. Yes, center but not in the province. Issue क्या है? What is the issue? Issue simple सा है. What's the issue? Responsible government. On which topic the question is going to be generated? The responsible government. The hierarchy has introduced the responsible government only in the province. The hierarchy has not introduced the responsible government in the central. Let me again refine the same statement. Let me refine the same statement again. Hierarchy was introduced for the responsible government in the province in the limited manner. अब देखिए टू स्टेटमेंट अगेन आप करिए. Hierarchy was introduced. Yeah, it has been said that the hierarchy introduced the provinces for a responsible government in provinces and responsible government the provinces with a limited sphere. Responsible government the province with the full-fledged affairs. There is no responsible government introduced provinces. You see the all four statements. Just try to apply the mind. How all these four statements are going to take place. आप चाहे पीसेस जे का प्रिलिम्स देखें, आप पीसेस का प्रिलिम्स देखें, आप आईएएस का प्रिलिम्स देखें, सब में सवाल का स्टैंडर्ड इसी तरह का हो चुका है. अब दूसरा क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंटर और प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया. जो सेंट्रल के सब्जेक्ट थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उसमें कौन कौन से थे, सारे इंपॉर्टेंट मैटर थे. और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व. अगेन रिजर्व सब्जेक्ट में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी. क्यों? ये चलाया करता था गवर्नर विथ काउंसिल, गवर्नर विथ काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट था इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. बड़ा आम ध्यान सुनिएगा, यह चलता था विथ गवर्नर एंड लेजिस्लेशन. क्लियर? अगेन लिसन केयरफुली. हायरार्की बनाई गई, सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी. तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां बनाई गई? प्रोविंस में. अब प्रोविंस में क्या किया? दो सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व. रिजर्व जो सब्जेक्ट थे वह गवर्नर जनरल और उसकी गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखती थी. जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वह गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखती थी. तो देयरफॉर the responsible government is appearing only in the sphere of the transferred subjects in the province. Clear? Anyone wants to repeat it? तो एक नैरो स्फीयर में, अब इसका एक क्या है, एक नैरो स्फीयर में, एक नैरो स्फीयर में जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेट डाउन की गई.
In a narrow sphere, the responsible government in the state, in the provinces, has been laid down. अब जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर, जो रूल्स मेड किए गए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं डिवोल्यूशन रूल्स। इसमें क्या किया, सब्जेक्ट्स का सेपरेशन किया गया, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। तो जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स थे वो सेंटर के पास थे, और जो प्रोविंस के पास मैटर दिए गए उसको फिर बांट दिया गया। पहली बात तो जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स थे सेंटर के पास चले गए। दोबारा जो मैटर प्रोविंस को दिए गए उनको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। तो जो बांटा गया तो वो बांटा गया ट्रांसपोर्ट में और रिजर्व में। तो जो ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई जो प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को, वह ऐसी बनाई गई कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला सके। कैसे, जो रेवेन्यू रेज किया जाए बाय द प्रोविंसेस, प्रोविंस रेवेन्यू खुद रेज करे, और प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एम्पावर किया गया किससे, अपना बजट प्रेजेंट करे, टैक्सेस लगाए। जो प्रोविंस को सोर्स ऑफ रेवेन्यू दिया गया, उस प्रोविंस के सोर्स ऑफ रेवेन्यू में प्रोविंस को यह राइट दिया गया कि वह अपना बजट बनावे, अपना टैक्स लगावे। जो डिवोल्यूशन पावर था, इसको हम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं कह सकते। व्हाई? In federal structure, there is a clear-cut demarcation of the center and state matters and revenue resources. But here it is on the mercy of the center. When in the after a few minutes, when I will reach to the federal structure of the constitution, you can understand this in great detail. But here understand that one should not be confused. That 1990 Act is no way is a federal structure of the constitution. For the federal structure, constitution need to be written one. There should be a judiciary, supremacy of the constitution, division of power with center state. It is not here. It is a devolution issue. जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन था उसके पास क्या था, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन अपनी उस पावर को रिटेन किया हुआ था, लेजिस्लेट होल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा नहीं होता है। केंद्र और राज्य के विषय बटे होते हैं, और जो लेजिस्लेट कर रहा था वह पैरामाउंट पावर ऑफ सेंट्रल की तरफ था। जो लेजिस्लेशन का पावर होल ऑफ इंडिया का था, लेकिन वो एनी सब्जेक्ट्स, और सेंट्रल लेजिस्लेशन का पैरामाउंट पावर था। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास पावर था वह राइव होता था सेंट्रल से ही, सेंट्रल ही पावर देता था। तो जो कंट्रोल था गवर्नर, अब इसके साथ क्या था, गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था प्रोविंस में, वह प्रोविंशियल बिल पे था। यहां तक अगर कोई गवर्नर बिल को कंसेंट दे देता है तो भी लॉ बनाने के लिए गवर्नर जनरल का एसेंट रिक्वायर्ड है। बगैर गवर्नर जनरल के एसेंट के इवन द लॉ हैज बीन साइंड बाय द गवर्नर, गवर्नर किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है फॉर द कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल।
if it is related to the specified matters. No responsibility. जो इंडियन लेजिस्लेचर था सेंट्रल, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी रिस्पॉन्सिबल थी ब्रिटिश पीपल के लिए। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, वह सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, वह सेंट्रल लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। थ्रू होम? थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर? जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था इसको बाइकैमरल बनाया गया। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, उस तरह की संकल्पना उस तरह उसको बनाई गई। तो राज्यसभा लोकसभा तरह की संकल्पना उस तरह में थी। तो अपर हाउस में था जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 34 इलेक्टेड थे। दूसरा लोअर हाउस में था जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप इसका इफ यू सी द कंपोजिशन, इसमें 104 इलेक्टेड हुआ करते थे। दोनों हाउस के पावर इक्वल थे, एक्सेप्ट इन वन इशू, पावर टू वोट गिवन लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर टू वोट सप्लाई वाज गिवन टू एग्जीक्यूटिव। आज तक जो लोकसभा की तरह था उससे पावर टू वोट सप्लाई वाज गिवन। और इलेक्टोरेट कौन से थे? कम्युनल बेसिस, सेक्शनल बेसिस। अब यह कम्युनल और सेक्शनल बेसिस के कारण जो 1909 के एक्ट में जो प्रॉब्लम खड़ी हुई इंडिया में एक विभाजन के बीच की, वो आगे बढ़ती गई। अब गवर्नर जनरल ओवरराइडिंग पावर्स, सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो गवर्नर जनरल ओवरराइडिंग पावर्स थी रिटेन की गई। कैसे? प्रायर सैंक्शन, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन मैटर्स, वीटो, रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, क्राउन के लिए वीटो भी कर सकता है, और क्राउन के कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल जो पास होता है इसको सुरक्षित रख सकता है। सर्टिफाइंग एनी बिल, ठीक है, राइट टू सर्टिफाई बिल। वह किसी ग्रांट को रिफ्यूज कर सकता है। वह किसी ग्रांट को जो रिफ्यूज हो चुका है बाय द लेजिस्लेचर, वह उसको इफेक्ट दे सकता है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो टेम्परली वह ऑर्डिनेंस भी बना सकता है। इज क्लियर? नाउ सी द शॉर्टकम्स। कोई सब्जेक्ट सेंट्रल का है या प्रोविंस का है, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर जनरल। प्रीवियस सैंक्शन, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो बहुत से सब्जेक्ट्स में बिल को पेश करने के पहले ही नीड्स टू हैव ए प्रीवियस सैंक्शन। वर्किंग ऑफ सिस्टम, बहुत से मामलों में गवर्नर डोमिनेट करता था किस पर? मिनिस्ट्रियल एडवाइसेस पर, पॉलिसी पर। उसके पास ओवरराइडिंग फाइनेंशियल पावर्स थी।
इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट था, इससे बड़ी समस्या हो गई थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कंट्रोल ऑफ पर्स। जो फाइनेंस था वो किसमें था? वह रिजर्व सब्जेक्ट में था, जिसको कौन देखता था? गवर्नर जनरल एंड हिज एक्सक्लूसिव काउंसिल। इसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं था, मिनिस्टर का कोई रोल नहीं था। इसमें मिनिस्टर में इम्पॉसिबल था कि इंप्लीमेंट करे एनी प्रोग्रेसिव मेजर्स, क्यों? फंडिंग नहीं है। तो जो गवर्नर था वह इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से काउंसिल होते थे, काम करते थे। अब मिनिस्टर्स जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते थे वह रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे लेजिस्लेचर के लिए। लेकिन जब आपके हाथ में पर्स ही नहीं है तो आप कोई पॉलिसी कैसे आगे लेके जाओगे? तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग थे जिसके थ्रू मिनिस्टर्स काम करना चाहते थे, वह रिक्रूट कैसे होते थे? बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो रिस्पॉन्सिबल कहां होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को होंगे। वो इनकी सुनते नहीं थे। तो ओवरराइडिंग पावर्स जो थी गवर्नर की, ओवरराइडिंग पावर गवर्नर की, who did not act as constitutional head even with respect to the transport subjects। जो गवर्नर की ओवरराइडिंग पावर थी वह ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट पर भी दिक्कत करती थी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं था। मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते थे? इंडिविजुअली। एडवाइजर्स टू गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर का जो डिस्क्रिशन था वह ह्यूज हुआ करता था। इसके कारण अगर वह कोई ग्रांट रिफ्यूज कर दे या बिल को रिजेक्ट कर दे तो वह कह सकता है डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के नाम पे वह कोई भी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर? अब 1919 के एक्ट ने प्रॉमिस क्या किया? रिस्पॉन्सिबल कौन, जो मिला नहीं। दूसरा क्या है? डायरेक्टरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्या था? कि नेटिव्स को सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए। सब्जेक्ट को डिवाइड किया सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में। वही चीज है, उसको मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिसाइड किया रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट में। रिजर्व में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स करती थी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर को नहीं थी। लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स किसमें थे? वह ट्रांसपोर्ट में थे, जो इंडियन मिनिस्टर्स और गवर्नर लिखा करते थे। अब गवर्नर क्या करता था? गवर्नर ओवरराइड कर जाता था मिनिस्टर्स और काउंसिल को। बहुत से मामलों में प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड। वह कभी भी बिल को कंसिडरेशन से रोक सकता था। सर्टिफाइंग ऑफ बिल पावर था। वह लेजिस्लेचर के अपोज के बावजूद किसी बिल को सर्टिफाई कर सकता है। He has the veto power. Separate electorate
for Muslims was continued. Responsible government not introduced center. Central government remained responsible to the British Parliament. Central legislature bicameral. Governor General overriding powers in respect of legislature. Overriding powers के prior sanction required to reduce bills leading to certain matters. Power to veto. Reserve for consideration. कि क्राउन के लिए कोई भी बिल कंसिडर के लिए आप रिजर्व कर सकते हो. पावर ऑफ सर्टिफाइंग एनी बिल और साइन करने का लॉ डिस्पाइट दैट अपोजिशन बाय द लेजिस्लेचर. सॉरी लेजिस्लेचर ही रॉन्ग टाइप हो गया. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. क्लियर हुआ? इसको आज में बना नहीं पाया. यस ओनली बोले. बताए रोली जी क्या दिक्कत है? Anyone has any problem or any issues? अब 1919 का एक्ट क्या था? प्रॉमिस क्या किया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द इंडियंस. पहला सवाल ये हो गया. डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंस. ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरकी क्या था? देखिए सारे सवाल पीढ़ी को देख के बनाए गए हैं. ट्रेन द नेटिव्स इन द एक्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रल और प्रोविंस में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया. फिर क्या जो प्रोविंस का सब्जेक्ट था, प्रोविंस के सब्जेक्ट को फिर डिवाइड किया. रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट अगेन डिवाइड किया गया. रिजर्व में और ट्रांसपोर्ट में. जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसको कौन देखता था? रिजर्व कौन देखता था? गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ट्रांसफर कौन देखता था? गवर्नर प्लस लेजिस्लेचर्स. क्लियर? अब गवर्नर पास पावर क्या था? वह बिल का कंसिडरेशन कभी भी रोक सकता था एट एनी टाइम. सर्टिफाइंग एनी बिल. अगर लेजिस्लेचर का अपोज है कोई फर्क पड़ता, बिल को सर्टिफाई कर देंगे और परमानेंट लॉ बन जाएगा. वीटो पावर है. वीटो पावर जानते हैं क्यों रोक देगा? मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नॉट इंट्रोड्यूस सेंटर. सेंटर में तो है ही नहीं है, स्टेट में. रिजर्व ट्रांसपोर्ट. रिजर्व नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अगर देखा जाए तो जो इंडियन पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ ये है. सेंटर क्या हुआ? सेंटर रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ट्रांसपोर्ट सॉरी रिजर्व रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो अगर तीन को देखा है, सेंट्रल, प्रोविंस में रिजर्व, ट्रांसपोर्ट, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को. ये हुआ इंडियन पीपुल को. ये अच्छा सवाल है. क्लियर? सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल है.
गवर्नर जनरल के पास ओवर राइडिंग पावर है, वीटो भी है, और क्राउन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, सर्टिफाइंग एलिजिबल है, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अब 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन। वो क्यों किया गया था? 1919 का जो एक्ट था उसको इंक्वायर किया जाए और उस पर रिपोर्ट दिया जाए। 1929 में कमीशन अनाउंस किया गया, डोमिनियन स्टेटस एज ए गोल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट बात कही गई। रिपोर्ट कंसीडर हुई बाय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें ब्रिटिश डेलीगेट्स थे, ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, इंडियन स्टेट्स के रूलर थे। एक व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, उसके रिजल्ट उसको ज्वाइंट स्टेट कमेटी को दिया गया, और उसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले कम्युनल अवार्ड घोषित हो गया। इस कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात कि आप जो भी एग्रीमेंट होगा रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, वह एक कंडीशन प्रेसिडेंट कर दिया गया कि आप दोनों एग्रीमेंट करो। तो डिफरेंस क्लास का जो इश्यू था गांधी सॉल्व किया, हम लोग उसको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां उसको छोड़ देते हैं। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्थिति उत्पन्न होती है कि फॉर एनी इशू द एग्रीमेंट बिटवीन टू रिलीजियस कम्युनिटीज आर नीडेड। यह हमारी एक समस्या यहां से शुरू हो गई। अब 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट किया, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉट ओनली मुस्लिम्स, 6 यूरोपियंस, क्रिश्चियंस, लैंग्वेज। एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे? फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यहां से फेडरेशन के कॉन्सेप्ट की बात की सकती। अब यहां क्या किया? सेंट्रल, प्रोविंस, ध्यान सुनिएगा। यह एक यूनिट बने, इनके लिए ऑप्शनल कहा गया, और इन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से, carefully 1935 के एक्ट में फेडरेशन की बात देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। तो एक सेंट्रल था जो केंद्र था, एक ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस हुआ करते थे, तीसरा भारतीय इंडियन स्टेट्स हुआ करते थे। अब इन दोनों का तो कंपल्सरी था, लेकिन जो इंडियन स्टेट था उनका ज्वाइन करना ऑप्शनल कर दिया गया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। क्लियर? तो इसलिए जो इंडियन प्रोविंस से रिलेटेड फेडरेशन का काम था, वह काम पूरा नहीं हुआ। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का काम था वह अप्रैल 1937 में हो गया, और जो एक्ट ने डिवाइड किया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रोविंस एंड सेंटर विद इन इट्स डिफाइंड स्फीयर। अब जो 1990, जरा कंपेयर करिए, दिमाग चलाइए आप लोग, जो 1990 के एक्ट में था
कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंस को काम देती थी, वह डेलीगेट करती थी, वह नो लॉन्गर डेलीगेट। तो क्या हुआ? ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, रीड केयरफुली। इस एक्सटेंट तक रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, with respect to the provincial government, not the Indian state. Why? Because they did not join. तो जो स्कीम, अब सवाल क्या हुआ? How the scheme of federation failed? How the scheme of federation failed? How the scheme of federation failed? You may be finding some discomfort by this lecture because कि थोड़ा लेक्चर बहुत एनालिटिकल है, आप लोगों ने इसे एनालिसिस पहले नहीं की होगी, बट ट्राई टू अप्लाई योर माइंड, सीख जाओगे, सीखना तो वही है। Or this issue, anyone has any doubt in it? जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वह कौन करता था? गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, नॉट एज सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल। सी केयरफुली, पावर डिवाइड किया गया। गवर्नर को काम करना होगा एज पर एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इस बात के होते हुए भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई, सर्टेन स्फीयर्स में कंट्रोल बना रहा। गवर्नर कुछ मामलों में विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस काम करता था और एक्ट करता था अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के उसका मेन बॉस था गवर्नर जनरल और थ्रू हिम वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब डायरेक्टली एट द सेंटर जो एग्जीक्यूटिव, अब देखिए डायरेक्टली ऑफ सेंटर, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर में जो वेस्टेड थी किसमें? गवर्नर जनरल और बिहाफ ऑफ द क्राउन, जिसका फंक्शन डिवाइडेड था टू कैटेगरी में, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एंड प्राइवेट एरियाज। गवर्नर जनरल इन हिज डिस्क्रिप्शन जो उसकी काउंसिल हुआ करती थी, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इनके अलावा, इन तीन के अलावा जो अदर मैटर्स थे, गवर्नर जनरल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहां आप समझिए, यहां पर क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल, ये सवाल बनेगा टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ नहीं आ रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा है चीज। And for others, responsible to Indian people. Clear? बताइए। Very nice. Very nice. तो गवर्नर जनरल जो मिनिस्टर एडवाइस देता है, अगर कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
गवर्नर जनरल एडवाइस के अगेंस्ट काम कर सकता है मिनिस्टर्स के, अगर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व हो। और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर गवर्नर जनरल काम करेगा अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वह क्या था, बाई कैमरल, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो 6 राज्य बनाए गए, लेजिस्लेचर वॉज बाई कैमरल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा आज का है। इस 6 काउंसिल में लेजिस्लेचर वॉज यूनिकैमरल। आज भी यही चीज है, आज भी सारे राज्यों में बाइकैमरल नहीं है। अब जो लेजिस्लेटिव पावर थी सेंट्रल की और प्रोविंस की, दोनों वेरियस लिमिटेशंस के अंदर काम कर रही थी और कोई भी सॉवरेन लेजिस्लेचर नहीं थी। हम 1935 का एक्ट और भारत का संविधान के लगातार कंपेयर कर रहे हैं, सवाल आपके यूपीएससी में आ चुका है। तो कोई सॉवरेन नेशन नहीं थी। अब लिमिटेशंस क्या क्या थी सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास? अपार्ट फ्रॉम वीटो, वीटो के पावर था ही। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया, कोई बिल पास किया, वीटो बाय द क्राउन, तो 2 वीटो। एक वीटो है गवर्नर जनरल का, दूसरा वीटो है क्राउन का। गवर्नर जनरल कभी भी डिस्कशन को रोक सकता, डिस्कशन लेजिस्लेचर, और सस्पेंड कर सकता प्रोसीडिंग अगर उसको लगता है इट विल अफेक्ट डिस्चार्ज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तो ऑर्डिनेंस तो लागू कर ही सकता था जब क्या है, रिसेस होता है। रिसेस क्या होता है, एक सदन के सत्र को खत्म होने और अगले सदन के आरंभ होने के बीच के समय को रिसेस बोलते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं सत्तावसान, सत्तावसान होते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं हिंदी में? रिसेस को, रिसेस हिंदी क्या बोलते हैं? सत्तावसान, दूसरा बोलते हैं, क्या मतलब बताता हूं। तो जिस समय रिसेस होता है, रिसेस क्या है, एक सदन के सेशन के समाप्त होने और दूसरे सदन के सेशन के आरंभ होने के मध्य के कार्य को, के समय को हम बोलते हैं रिसेस। वहां पर गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस बना सकता है। उसके अलावा गवर्नर जनरल के पास इंडिपेंडेंट पावर थी एज कॉन्करेंटली विद द लेजिस्लेचर। जहां जहां में सचिव बाबू ध्यान दीजिए उसको, तो उसके पास टेम्पररी ऑर्डिनेंस की पावर थी और परमानेंट एक्ट बनाने की पावर थी, डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह राइटर याद रखिएगा, राइटर नहीं याद रखेंगे सवाल कभी सही नहीं होगा। कोई जो अमेंडमेंट बिल था वह इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता था गवर्नर जनरल के प्रीवियस सैंक्शन के बगैर विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। मैटर्स क्या थे? अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एक्ट है, कोई ऐसा बिल या अमेंडमेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई बिल और बीइंग इंट्रोड्यूस्ड which sought to repeal or amendment or in contravention to any laws of British Parliament extending to India or any Governor General Governor's Act, और यह अफेक्ट करता है मैटर्स एज रिस्पेक्ट विद द गवर्नर जनरल was required to act with discretion। ये क्या कह रहा है? कब गवर्नर जनरल का
प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ? सैंक्शन रिक्वायर्ड when governor general previous sanction required. A, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी लॉ को किसी तरह से प्रभावित किया कर रहा हो। ए, बी, एनी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स एक्ट किसी गवर्नर जनरल या गवर्नर के एक्ट को प्रभावित कर रहा हो। सी, अगर गवर्नर जनरल जिसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको किसी तरह से प्रभावित कर रहा हो। क्लियर हो गया? तो सवाल क्या बना? सवाल क्या बना? सवाल यह बना कि गवर्नर जनरल को किन किन परिस्थितियों में या कब गवर्नर जनरल का प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है। ए, बी, सी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और प्रोविंस के बीच में। अब इंडियन स्टेट ने फेडरेशन ज्वाइन नहीं किया तो जो फेडरल प्रोविजंस था वो किसके बीच हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस के बीच में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट वाज नॉट ए mere डेलीगेशन ऑफ पावर। इस एक्ट ने डिवाइड किया लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंस, जैसा अपना 7th शेड्यूल है उस तरह से। तो क्या है? कोई भी लेजिस्लेचर एक दूसरे के पावर को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता था। तो एक थ्री फोल्ड सिस्टम बना। फेडरलिस्ट, जिस पर किसका डोमेन था? सेंटर का, फेडरल लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव पावर था। इसमें मैटर्स कौन से थे? एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, क्वाइनेज, मिलिट्री फोर्सेस एंड सेंसस। आप सिर्फ ध्यान से देखिए जो मैंने सर्कल किया है कि जो सेंट्रल के पास टॉपिक्स दिए गए, जो इश्यूज दिए गए, वो क्या क्या इश्यूज थे। तो 3 फोल्ड डिवीजन किया गया। सेकेंड, अ प्रोविंशियल लिस्ट, उसमें क्या क्या था? पुलिस, पावर्स ऑफ पब्लिक सर्विस, एजुकेशन। थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल दोनों के पास राइट था, जिसमें क्रिमिनल लॉ थे, प्रोसीजर थे, सिविल प्रोसीजर थे, मैरिज था। कैसे? तो जैसे अपना 7th शेड्यूल। गॉट इट? सेकेंड, जो फेडरल लेजिस्लेचर था हैड द पावर टू लेजिस्लेट। जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसके पावर था लेजिस्लेट करने में प्रोविंशियल मैटर्स के लिस्ट के इश्यू पे इफ proclamation of emergency was made. Now open Indian Constitution. Open Indian Constitution. Article 252. Open. Hope you have all have with you the open Article 250. अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है, अगर इमरजेंसी ऑपरेशन में है, आर्टिकल 250 देखिए, इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है। इट्स फर्स्ट वन।
Second, two or more provinces desired. Open Article 252. अगर दो या दो से अधिक राज्य इस बात का प्रस्ताव देते हैं, दो या दो से अधिक राज्य की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, अगर वो डिजायर करती है एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉ, अंडरलाइन करिए, नो पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट एक्सेप्ट प्रोवाइडेड आर्टिकल 249 एंड 250, उसको छोड़ देने बात करते हैं लोग उसमें, तब क्या करेगा, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ये हुआ क्यों हुआ? बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। In case of repugnancy, now see the concurrent case. Repugnancy means क्या है? विरोधाभास। If there is a repugnancy between the center and state, a federal law prevailed over a provincial law. तो जिस हद तक रिपग्नेंसी होगी, याद टू एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी, you read article 254(1), to the extent of repugnancy the federal law will prevail. It is first part of article 254(1). पढ़िए, पढ़िए आराम से। क्लियर हो रहा है? रिपग्नेंसी के बियॉन्ड अगर विरोधाभास है, जहां तक विरोधाभास है वहां तक सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, जहां विरोधाभास नहीं है वहां ये कानून लागू नहीं होगा। यू अंडरलाइन टू द वर्ड इन योर सेंटेंस इन योर हियरिंग। अब दूसरा क्या है? If the provincial law has been reserved for the consideration of the Governor General. Now read Article 254(2). अगर विरोधाभास है, if there is repugnancy, but the act has been reserved for the consideration of the Governor General and received his assent, the provincial law will prevail, notwithstanding such repugnancy. क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? ये सवाल सिविल सर्विसेज में आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए? यस, सौम्या दुबे बोले। क्या हो सौम्या, नहीं हुआ क्लियर? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो लिखिए। सौम्या को नहीं क्लियर हो कोई? एनीवन एल्स? इसको हिंदी में करते हैं, ठीक है ना? फेडरल ने और स्टेट ने
सेंटर ने स्टेट ने दोनों ने कानून बनाया। किस पे बनाया? इट इज ओनली फॉर द कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट थिंग, इसका सेंटर और स्टेट के मैटर से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे सेंटर और स्टेट ने कानून बनाया। बिकॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट द सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉ। अगर दोनों के कानून में विरोधाभास हो जाए, या और आसान भाषा में कहें कि केंद्र और राज्य के कानून टकरा जाएं और दोनों एक दूसरे के विरोधी लग रहे हों, तो जिस सीमा तक कानून विरोधी है उस सीमा तक केंद्र का कानून राज्य पर प्रभावित होगा, और यह माना जाएगा जैसे उस सीमा तक राज्य ने कोई कानून पास किया ही नहीं है। क्लियर हुआ? ये आप पढ़िए सेक्शन 2 आर्टिकल 254(1) जैसे आर्टिकल 254(1). अब आते हैं आर्टिकल 254 में। ये क्या फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? हैविंग बीन रिजर्व, कॉन्करेंट लिस्ट पर, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून पास कर दिया। ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव पास्ड द लॉ एंड देयर इज रिपग्नेंसी। लेकिन केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोधाभास है। तो आर्टिकल 254(1) जो हमारे संविधान में है, जो 1935 के एक्ट, दोनों सेम है। अगर वह राज्य का कानून 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल और आज के संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी हो, उस दशा में राज्य का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून प्रभावी नहीं होगा। क्लियर? बताइए। क्लियर नॉट क्लियर? सौम्या बताइए। अब आप यहीं पर 254(2) का प्रोविजो भी पढ़ दीजिए, काम खत्म कर देते हैं। अब 254 का प्रोविजो क्या बोलता है? इन सब बात के होते हुए भी पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, वो कोई भी कानून पास कर सकती है। तो मान लीजिए 254(2) है, उसके बाद भी पार्लियामेंट चाहे तो वह कानून पास करके सारा मामला खत्म कर सकती है। अब 254(1) और 254(2) का संबंध समझिए। 254(1) क्या बोलता है? अगर केंद्र और राज्य के बीच विरोधाभास है तो विरोधाभास की सीमा तक केंद्र का कानून लागू होगा। 254(2) क्या बोलता है? अगर केंद्र और राज्य के बीच विरोधाभास है और राज्य के कानून को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति ने अपनी संस्तुति दे दी है, तब उस विरोधाभास की अवस्था में राज्य का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का नहीं होगा। यह 1935 के एक्ट में भी था और यही हमारे भारत के संविधान में भी है। इंग्लिश, हिंदी, ऑल क्लियर? इफ नीड इंग्लिश आई कैन रिपीट इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी और हिंदी ऑल्सो। रेजुलरी पावर, अब रेजुलरी पावर किसके पास थी? रेजुलरी पावर किसके पास थी?
गवर्नर जनरल के पास थे। नाउ रीड आर्टिकल 248। नाउ रीड आर्टिकल 248। सेंटर 1935 के एक्ट में जो रेजिडुअरी पावर थी, रेजिडुअरी अवशिष्ट शक्तियां, द रेजिडुअरी पावर इन 1935 एक्ट was with Governor General, and he was authorized, he was empowered to authorize either federal or the provincial legislature to enact law respect to any matter. But under Article 248, this is with the union. तो जो डोमिनियन स्टेटस प्रॉमिस किया गया बाय साइमन कमीशन वाज नॉट कंफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर हुआ? अब आप स्टार्ट फॉर्म में देखिए 35 के ऑटोनॉमी, फेडरेशन एंड प्रोविंशियल। इंडियन स्टेट्स के लिए ज्वाइन करना ऑप्शनल था। Divided the legislative powers between provincial and center. No longer delegation of powers. Governor was required to add and advise of the ministers. जो responsible थे इलेक्शन के लिए। कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा इन सर्टेन स्फीयर्स, डायरेक्टली इन द सेंटर। एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। फंक्शन बाय टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इक्लेस्टेड ट्राइबल। ये कौन करता था? गवर्नर जनरल हिज डिस्क्रिशन। और इसके अलावा जो मैटर्स थे उसमें क्या थे? एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के लिए। लेकिन इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वह कॉन्ट्ररी काम कर सकता था। अब लिमिटेशंस क्या है 1935 के एक्ट की? वीटो पावर, स्टॉप द बिल जब उसका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल सर्टेन मैटर्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लेजिस्लेटिव पावर था सेंटर और स्टेट बीच, नेटिव स्टेट्स नॉट ज्वाइन। तो इसलिए फेडरल प्रोविजन सिर्फ लगा गवर्नमेंट और प्रोविंस के बीच में। Unlike 1999 एक्ट, ये 1935 एक्ट ने क्या किया? इसने डिवाइड कर दिया लेजिस्लेटिव पावर को बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस। जो डिवीजन ऑफ पावर था, जो फेडरल लिस्ट थी, कंट्रोल बाय द फेडरल लेजिस्लेचर, जो लिस्ट का नाम है बता दें, मैं यहाँ रिपीट किया हूं। प्रोविंशियल कंट्रोल करता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ है द जुरिस्डिक्शन, जैसा 3 लिस्ट है उसी तरह का है। इमरजेंसी प्रोविजंस में जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसके पास पावर थी एज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि इमरजेंसी के समय वह कोई भी कानून बना सकता था। रेजिडुअरी पावर थी गवर्नर जनरल के पास, डोमिनियन स्टेटस नॉट गिवन। Now we should stop it because this next class is the Iti. She must have joined it. Hope you enjoyed the class. You can stop the recording. I will start tomorrow. I'm trying to make some charts. आज बन नहीं पाया. Next time I will try to see that also. If you have any question.